नमस्कार दोस्तों इस देश की राजनीति को साधना हर किसी के बूते की बात होती नहीं है। और खास तौर पर तब जब छोटी छोटी रेखाओं के समानांतर अगर आप बड़ी रेखा नहीं खींच पाते हैं तो फिर ऐसे में आपकी राजनीति उलझ कर रह जाएगी। और इस भारत देश के भीतर में जिसने भी छोटी छोटी रेखाओं के समानांतर एक बड़ी रेखा खींच डाली, उसके बाद उसकी राजनीति इस देश में चमक उठी। और इस भारत देश के भीतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बेहतर और कौन जान सकता है, जिनके अपने गवर्नेंस अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौर में चाहे वह गुजरात हो या फिर भारत देश ही क्यों ना हो, जो कि छोटी छोटी मुश्किलें उभर करके आई, उसके ठीक बराबर उन्होंने इतनी बड़ी रेखा खींच डाली कि तमाम दूसरे राजनीतिक पार्टी उन छोटी रेखाओं में उलझ कर रह गए। तो क्या इस बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बहुत बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में दिल्ली आ रही है? क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति को अगर आप समझिएगा तो फिर अब ध्यान दीजिए, 2002 में गुजरात दंगों के बाद वाइब्रेंट गुजरात का प्रयोग किया गया और लोग गुजरात दंगों को भूलकर गुजरात मॉडल का जिक्र करने लगे, जो कि अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट के आसले चल रहा था। और दिल्ली के भीतर राजनीति तौर पर अगर परिस्थिति को समझिएगा तो फिर 2014 के भीतर फिर सिर्फ बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक ही लाइन का जिक्र था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा गया और उस समय मनमोहन सिंह की इकोनॉमी को निशाने पे लिया गया और इस भारत देश को उन तमाम परिस्थितियों से आगे ले जाने की सोच को पैदा किया गया, जिसको लेकर के उस समय में संकट उभर रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी मैनिफेस्टो में बहुत बड़ा जगह कोई बीजेपी अयोध्या के राम मंदिर को दिया नहीं था, लेकिन सियासी तौर पर 2024 से ठीक पहले अयोध्या के भीतर राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के भीतर बतौर पुजारी के तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने यह देश को दिखला दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव वह कैसे जीतेंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में देश की जनता ने जिन मुद्दों को उठाया, दरअसल उसने दिल्ली की राजनीतिक नींव को ही हिला के रख दिया। यानी कई मौके के ऊपर इस भारत देश के भीतर बड़ी रेखा, चाहे नोटबंदी के आसरे हो, चाहे वो जीएसटी के आसरे हो, चाहे इस भारत देश में सुरक्षा के क्षेत्र में राफेल का समझौता हो, चाहे पेगासिस को लाने की सोचो, तमाम सारे परिस्थितियों में अगर आप देखिएगा तो धारा 370 का भी जिक्र होता है। लेकिन पहली बार देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली की राजनीतिक जमीन हिली हुई है और उसको समझ नहीं आ रहा है वर्तमान समय में कि अब आगे की राजनीतिक भविष्य के तौर पर वो किस एजेंडे को सामने लेकर आए। और ये संकट केवल भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है, आरएसएस के भी सामने हैं। और इन दोनों को लेकर के बहुत बड़ा संकट तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने खड़ा है, जिनकी अपनी राजनीतिक लड़ाई अपने ही पार्टी के बीच कहीं ज्यादा गहराने लगी है। तो इसको साधा कैसे जाए, और इसीलिए दिल्ली के भीतर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीते एक सप्ताह के भीतर 13 और उत्तर प्रदेश के भीतर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने डेरा डाला है, वो उनको बुलाया गया है। गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी साथ में बैठे हुए हैं। नीति आयोग तमाम परिस्थितियों को परख रहा है, समझ रहा है। और इस दौर में हर कोई ये बात जानने का कोशिश कर रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर, जहाँ की 80 लोकसभा सीट बहुत मायने रखती है दिल्ली तक पहुंचने को लेकर, इस बार वह ऐसे डगमगा गई कि अगर एनडीए के सहयोगी दल न होते उत्तर प्रदेश के भीतर तो फिर मोदी सत्ता तो हवाई उत्तर प्रदेश से हो चुकी होती। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर के जो राजनीतिक रेखा खींचने की कोशिश इस बार की जा रही है वह हैरान करने वाली है। क्योंकि निशाने पर योगी आदित्यनाथ नहीं है, निशाने पर अखिलेश यादव की राजनीति है। उत्तर प्रदेश के भीतर लोगों की वह परिस्थितियां हैं जिन्होंने अपने तौर पर मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को बताया। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को दिखाया कि आप जिस आसरे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। और पहली बार, यानी ये कह कि एक दौर में जब कांग्रेस की सत्ता थी तब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर
भीतर घुस नहीं पाई। जब मंडल कमंडल का दौर आया तो उस दौर में मंडल और कमंडल के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति बटी हुई दिखाई देने लगी। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति को अगर समझिएगा तो फिर एक और कांसीराम या फिर मायावती थी और वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव थे। यानी मंडल की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को अपने हवाले कर लिया। लेकिन एक नई परिस्थिति 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक आते आते सिमट गई। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए बैठकों में या उत्तर प्रदेश को समझने वाले लोग हो वह इस बात को समझने की कोशिश एक तरफ ये कर रहे हैं कि यह कैसे संभव है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध का इलाका हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, तीनों जगहों के ऊपर बराबर तरह की शिरकत अखिलेश यादव की हो जाए और वही मायावती का पूरा सुपरा साफ उत्तर प्रदेश से हो जाए। मायावती 9.5% वोट लेकर के भी एक भी सीट ना जीत पाए और स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस 9.5% वोट के बाद 6 लोकसभा की सीटें जीत जाए और इन सब के बीच अखिलेश यादव 37 लोकसभा की सीट जीत जाए, बीजेपी 33 पर अटक जाए। अपना दल जो 2 सीटों पर थे उसके पास 1 से मिर्जापुर की सीट केवल बचे हैं। और वहीं आने वाले समय में क्या सच में किसी एक राज्य के एक मुख्यमंत्री के भरोसे अगर दिल्ली की सत्ता रहेगी तो फिर वह खुद मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहेगा? यानी योगी आदित्यनाथ को अगर तैयार भविष्य के लिए किया जा रहा है तो फिर दिल्ली के भीतर बैठी हुई राजनीति के शीर्ष नेता उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद को बनने की दिशा में जो देखते हैं उसके लिए ये मुश्किल घड़ी होगी। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर जिक्र अमित शाह का होता है। तो अमित शाह को इस चुनाव ने सबसे बड़ा झटका दे दिया है क्योंकि पार्टी कमजोर हो गई और पार्टी अगर कमजोर हो जाएगी तो आप सत्ता में आ नहीं सकते हैं। तब ऐसे में आपको एक बड़ी रेखा खींचनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा जाए, एक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक तरफ अवध का इलाका है और तीसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो यानी ये कहे कि इस दौर में ध्यान देंगे कि अखिलेश यादव की पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें बहुत कद्दावर तौर पे खर्च कर चुका है और साथ में कांग्रेस और वही राहुल गांधी का राजनीतिक प्रयोग उत्तर प्रदेश के भीतर इसने तो गजब ढा दिया। जहां पर इस भारत देश के भीतर केवल और केवल उत्तर प्रदेश के भीतर मुस्लिम यादव और उनके साथ दलित वोट बैंक नहीं आया, ओबीसी का बहुत बड़ा हिस्सा भी टूट कर आया। और वहीं दूसरी ओर जहां भारतीय जनता पार्टी के पास से जो वोट बैंक खिसके वो केवल ओबीसी के नहीं खिसके या फिर जो दलित वोट बैंक जो मायावती के न रहने पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता रहा कि उनके पक्ष में चले जाएंगे, इसके उलट ब्राह्मण वोट तक उनके हिस्से से खिसक गए। यानी जातियों के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश को अगर समझ रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य बड़ा मुश्किल भरा हुआ है। अगर किसी एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का सब कुछ सौंप कर दिल्ली की सत्ता अपने पास रखना चाहते हैं तो ये हालात भी खतरे की घंटी है। और इन सब के बीच अगर विपक्ष का कोई नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपने बूते आंकड़े की दृष्टि से अगर आ जाएगा तो तब तो कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल आज इन तमाम सारी परिस्थितियों को समझने के बाद जिन बातों को हम बता रहे हैं वो काफ़ी अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। क्योंकि पहली बार देश में नजर आया कि जो खास तौर पे 4 बड़ी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश गरीब है, मुफलिसी में जीता है, बेरोजगारी है, मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, गरीबी है, प्रवासी मजदूर और ज़्यादा है। और उन्हीं सारे लोगों ने दिल्ली की सत्ता को चिता दिया, धमका दिया, डरा दिया कि आप हमको अनदेखा नहीं कर सकते। और ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना, अगर आप गरीब कल्याण योजना को देखते हैं तो इस देश के करीब करीब 237 लाख परिवार जो है इसके भीतर शामिल हैं। जिन 237 लाख परिवारों को 5 किलो फ्री में अनाज मिलता है उसमें से सबसे ज़्यादा 40 लाख परिवार, उससे ज़्यादा एक आंध्र प्रदेश आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नंबर दूसरा है। 40 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के हैं। तो वहीं उन्हें गरीब कल्याण योजना से राहत मिलती है जो कि किसान सम्मान निधि योजना है, जो पूरे देश में 9.5 करोड़ किसान है, छोटे और सीमांत किसान। उसमें से 2 करोड़ 10 लाख किसान जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं, इनको भी किसान सम्मान निधि मिलता है। जो उज्ज्वला योजना है वह पहले राउंड को अगर समझे तो करीब 8 करोड़ लोगों का जिक्र था, उसमें से करीब 1.5 करोड़ उज्ज्वला योजना का लाभ पाने वाले उत्तर प्रदेश में ही है।
तो जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र होता है, उसमें जो सैंक्शन किए गए उत्तर प्रदेश के भीतर में हैं, वो करीब 15,73,000 घर है। ये अगला मसला है कि उसमें से केवल 27% घर ही पूरे हो चुके हैं। उसके बावजूद भी जो सैंक्शन किए गए उसमें उत्तर प्रदेश आ गया है। तो उत्तर प्रदेश तो उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा लाभार्थी हैं। इसके बावजूद भी 2024 के लोकसभा चुनाव का मैसेज बहुत बिल्कुल अलग निकल करके आए। आखिर इस तरह की ऐसी जरूरत एक ही झटके में क्यों आ गई? आखिर उत्तर प्रदेश के भीतर योगी की राजनीति को साधना दिल्ली के लिए मुश्किल है। योगी के पीछे आरएसएस खड़ी है और यह भी समझना पड़ेगा, जब राज्यों को बांटा जाता है तो उसमें विधानसभा का मत लेना जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि उसके बगैर काम न चले, क्योंकि आर्टिकल 3 जो होती है वो साफ साफ कहता है कि संसद के पास ही राज्य पुनर्गठन का संपूर्ण अधिकार निहित है। और वहीं मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के भीतर की अगर बात को समझे तो सन 2000 में जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था, तब किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई शोर नहीं मचाया था। 2007 में मायावती ने, उस समय दिल्ली में मनमोहन सिंह की सत्ता हुआ करती थी, उन्होंने प्रस्ताव भेजा था कि उत्तर प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटा जाए। यानी मनमोहन सिंह यानी कांग्रेस की सरकार ने उसको नकार दिया और वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब ऐसे में सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि अगर उत्तर प्रदेश को बांटने का प्रस्ताव जो संसद के भीतर आएगा, कोई विरोध नहीं करेगा सिवाय मुश्किल हालात, मतलब अखिलेश यादव के साथ ये मुश्किल हालात हो सकता है। ये मुश्किल हालात योगी आदित्यनाथ के साथ भी होगी, लेकिन वह तो बीजेपी के हैं और बीजेपी जिस रास्ते को चुनेगी उसके खिलाफ योगी जा नहीं सकते हैं। अन्यथा बटे हुए योगी किसी भी हिस्से में वो मुख्यमंत्री रह नहीं पाएंगे। तो अखिलेश यादव की पूरी राजनीति को साधा जाए, क्योंकि इस बार जो नजरिया सामने उभर करके आया है, अगर आप उसको समझते हैं तो करीब करीब 1.5% वोट विधानसभा की तुलना में समाजवादी पार्टी का बढ़ गया। उस समय 32.06% वोट आए थे विधानसभा के भीतर, समाजवादी पार्टी को 2 साल के बाद 33.59%। यानी ये इस दौर में महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा की 111 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। लेकिन आज के दौर में अगर चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी कम से कम 185 सीट या 200 सीट तक जीत सकती है, अगर साथ में कांग्रेस रहे तो। क्योंकि कांग्रेस का वोट और कांग्रेस की सोच और राहुल गांधी को लेकर जो इस दौर में नया वातावरण उत्तर प्रदेश के भीतर और संपूर्ण देश में जो नजर आया, अब बाकायदा CS DS और लोक नीति ने प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का नाम सामने जब किया, तो नरेंद्र मोदी के और राहुल के पक्ष में 4% ज्यादा वोट पड़े। यानी प्रधानमंत्री के तौर पर भी उत्तर प्रदेश ने राहुल गांधी को आगे रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे नहीं रखा प्रधानमंत्री पद के लिए। यानी यह चेहरा उत्तर प्रदेश के भीतर राहुल गांधी का चेहरा बढ़ा और नरेंद्र मोदी का गायब हो गया। इन परिस्थितियों में अगर समझे तो समाजवादी पार्टी ऐसे में 111 विधानसभा की सीट 2022 की विधानसभा में अगर जीतती है और लोकसभा चुनाव 2024 में जहां पर प्रधानमंत्री की रेस हो रही है वहां पर 185 विधानसभा सीट के ऊपर आगे बढ़त नजर आती है, तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं बल्कि उसकी पूरी राजनीतिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश से एक झटके में खत्म हो जाएगी। जो उसने सोचा समझा परखा अब तक, और साथ में वही कांग्रेस के वोट परसेंट में करीब करीब 7% का इजाफा हुआ है। 2.33% उसको विधानसभा 2022 की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मिले थे, केवल 2 विधायक जीते थे या फिर 2 विधायक बन पाए थे कह सकते हैं। लेकिन लोकसभा 2024 में 2 पॉइंट से बढ़कर के 9.46 यानी 9.5% होते हैं और 6 सांसद जीत जाते हैं कांग्रेस के। करीब से करीब 30 से 32 सीटों पर कांग्रेस आपको विधानसभा में आगे दिखाई देती है, अगर लोकसभा चुनाव के अक्ष तले अगर आप देखेंगे तो। और पूरे एनडीए को अगर झोंक दीजिए, उसमें आरएलडी को भी शामिल कर लीजिए, अपना दल को शामिल कर लीजिए, निषाद पार्टी को शामिल कर लीजिए, तो भी एनडीए 179 या 180 से आगे बढ़ने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो जाए तो नहीं है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के अक्ष तले अगर देखें तो तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के अक्ष तले सारी चीज चल रहा है और योगी डबल इंजन की सरकार को लेकर के सामने खड़े हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 215 पार की स्थिति में चली जाएगी। मायावती 10 से 8 सीटों के बीच फंसी हुई है। ये परिस्थिति बताती है कि उत्तर प्रदेश के भीतर की राजनीति जो है
वो काफ़ी तेज़ी से बदल रही है और सबको इस दौर में पता है कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सबको इस दौर में पता है कि उत्तर प्रदेश का योगदान दिल्ली को लेकर के आने वाले समय में सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही कुछ नए गुल को खिलाने वाला है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ बैठक बुलाते हैं, ये दोनों नहीं पहुंचते हैं जो कि डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम। ये केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुला लिया जाता है कि आपको बैठकों के साथ रहना है, जरा चीज़ों को समझना है, बताना है, परखना है कि किस डिजाइन में उत्तर प्रदेश के भीतर चीज़ें चलेगी और कोई विरोध तो करेगा नहीं अगर हम 3 हिस्सों में लेकर के आए। और इन सब के बीच जो कि उत्तर प्रदेश के भीतर बिजनेस प्लान है, जो उद्योगपति है, जो बिजनेस मॉडल है, उन सब से भी राय मशवरा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को अगर 3 हिस्सों में बांट कर चलते हैं और तीनों को हेडक्वार्टर जाहिर तौर पर राजधानी को लेकर के बदल जाएंगे, केवल लखनऊ नहीं बचेगा, तो किन किन प्रदेशों में कहाँ कहाँ किस तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट होगा और कैसी इंडस्ट्री आएगी, जिसका जिक्र संसद भवन के भीतर किया भी जाना है। यानी सियासी तौर पर इस भारत देश में मशक्कत काफ़ी तेजी से की जा रही है और इसीलिए भारत में कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल सवाल खड़ा कर रही है। कहीं अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है तो कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल का एरिया, इन तमाम जगहों पर मौजूदगी समाजवादी पार्टी की है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अनोला, खीरी, धरा, इन तमाम जगहों के ऊपर फिर समाजवादी पार्टी आती है। जब अवध के क्षेत्र में आप घुसते हैं तो मोहनलालगंज, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इटावा, कन्नौज, जालौन, इन तमाम जगहों पर तो समाजवादी पार्टी की बढ़त है। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के अगर बढ़ते हैं तो फतेहपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर और एक लंबी लिस्ट है, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली, रॉबर्टगंज, मतलब तमाम सारे जगहों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है और साथ में कांग्रेस की मौजूदगी भी है। अमेठी और रायबरेली भर नहीं है, इलाहाबाद और बाराबंकी में भी उसकी मौजूदगी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, सहारनपुर में भी उसकी मौजूदगी है। ये परिस्थिति कमोबेश बताती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी या चाहे अगर यह प्रपोजल आएगा तो वो साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका अपना संगठन उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं है। मजबूत संगठन समाजवादी पार्टी के पास है उत्तर प्रदेश में, मजबूत वोट बैंक के तौर पर मायावती के पास था, लेकिन मायावती के सक्रिय न रहने के बाद परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बदलने लगी। अब सवाल ऐसे में यह है कि बीजेपी अपने तौर पर अगर आप पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को देखें तो वहाँ क्या है, बैरेज है, केसरगंज है, गोंडा है, डुमरियागंज है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, देवरिया है, बांसगांव है, बनारस है, भदोई है और मिर्जापुर भी अपना थे। बुंदेलखंड का इलाका वहाँ पे पहले से अलग राज्य के तौर पे होता रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको मध्य प्रदेश के भी बुंदेलखंड के इलाकों को शामिल करना पड़ेगा। अभी सेंटर उसमें फंसना नहीं चाहता, क्योंकि मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पकड़ काफ़ी ज़बरदस्त है। वहाँ पर वह बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कोई सेंध लगे, इसीलिए जो कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो बुंदेलखंड का इलाका है वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी 3 जगहों पर जीत गई। बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल झांसी आई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती। यानी एक है उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य के भीतर की अगर परिस्थितियों को अगर आप समझ रहे हैं तो यह पहली बार एक ऐसी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है जो कि मंडल से निकली और उत्तर प्रदेश के भीतर उन तमाम मुद्दों को उसने अपने अनुकूल कर लिया या फिर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल कर दिया, जहां पर उसके लिए अपनी राजनीतिक जमीन भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बची। ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी आई नहीं होगी, क्योंकि उसकी राजनीतिक एजेंडे हमेशा से जिंदा रहे। वह चाहे अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के, चाहे जिक्र बार बार मथुरा, बनारस, काशी का होता हो, ज्ञान व्यापी भी बीच में उभरा और इन सबों के बीच ओबीसी का दावपेच भी इस दौर में चला गया और वहीं 80-20 का खेल भी लोग विधानसभा चुनाव के भीतर योगी आदित्यनाथ ने खोला। इन सब के बीच बुलडोजर की राजनीति भी सामने निकल करके आई। यानी इस दौर में समाज में अलग अलग रेखाओं को खींचते खींचते समाज के भीतर जो परिस्थितियों ने बांटना शुरू किया उत्तर प्रदेश के भीतर 2024 लोकसभा चुनाव की परिस्थितियों ने एक नए सिरे से देश को बता दिया कि सत्ता दिल्ली को पलटने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। अगर उत्तर प्रदेश दिल्ली की सत्ता को पलटने के लिए तैयार है तो कितना समय लगेगा उसको उत्तर प्रदेश की सत्ता को पलटने में।
अगर उत्तर प्रदेश नहीं रहेगी तो फिर दिल्ली आपके पास कैसे रहेगा? इन सारे परेशानियों के बीच आप क्यों नहीं एक बड़ी रेखा दिल्ली खींच दे और उस दिशा में बात अब बढ़ाने लगे। लेकिन बात उसके आगे की इसलिए भी इस दौर में है क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न इस दौर में 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आया, उसने स्ट्रेटेजिकली ब्राह्मणों को बांटा, राजपूतों को बांटा, कुर्मी कोयरी सिमटे, तो दूसरे तरफ दलित वोट बैंक भी, जाटव भी बटा। जाटव हालांकि ज्यादातर मायावती के साथ रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो, लेकिन वह भी बटा, वो एक तरफ नहीं बटा, वो बट गया। कुछ इंडिया के पक्ष में गया, कुछ 24%, 24%, 25% एनडीए के पक्ष में गया, 44% कुछ मायावती के पास रहा, कुछ बाकियों के पास गया। इन सारे परिस्थितियों ने जो संदेश दिया, उस संदेश में लाभार्थियों का था, उसमें संदेश जाति का भी था, उसमें मैसेज धार्मिक वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के जो राजनीति बीते 2-3 दशकों से लगातार उत्तर प्रदेश के भीतर खास तौर पर 89 के बाद से जो चली आ रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव तक, उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया। यानी ये कहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश एक ऐसी परिस्थिति के साथ उभर करके सामने आया जिसने इस भारत देश को संदेश दे दिया कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, और संयोग से जो पसंद नहीं है उसमें जो चेहरा है वही चेहरा सबसे बड़ा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें बनारस के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर एक चप्पल फेंक दिया जाता है, या कहते हैं उछाल दिया जाता है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने यह कहते हुए कर दिया कि कोई कल्पना कर सकता है कि चुनाव से पहले ऐसा कोई सोच भी सकता था। ये ताकत कहां से आई? दरअसल ये जनादेश की ताकत थी। उसी जनादेश की ताकत ने अगर समीकरणों को साधने भारतीय जनता पार्टी निकलेगी या फिर दिल्ली साधने निकलेगी तो वो इसमें उलझ कर रह जाएगी। इसलिए एक बहुत बड़ी रेखा क्यों नहीं खींच दी जाए, और वहीं छोटे छोटे राज्यों में, जिसमें हर राज्य में 25 से 30 के बीच में लोकसभा की सीटें हों, तो ऐसे में करीब करीब 125 के लगभग विधानसभा की सीटें हो। एक जगह 200 जो खासतौर पर अवध का इलाका होता है, और बाकी जगहों पर आपको अधिक से अधिक 125, 130, और यहाँ पर एक देश एक, मतलब यहाँ पे एनडीए सरकार की आते ही ब्रेक लग जाती है। तो फिर ऐसे में आपको बिल्कुल उत्तर प्रदेश को नए सिरे से देखना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात मॉडल अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है। मध्य प्रदेश के भीतर जिले दर जिले और यहाँ तक कि कस्बों दर कस्बों आदिवासी बहुल इलाके के भीतर भी आदिवासी की आरएसएस की पहुंच और पकड़ है। इसीलिए मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस अभी भी एंट्री नहीं कर पा रही। अगर गुजरात को आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश को आप देख रहे हैं, छोटे प्रदेशों में आप उत्तराखंड और हिमाचल को देखिए, इन सारे जगहों पर किसी तीसरे की एंट्री नहीं होगी। किसी तरीके से बिहार इसलिए बच गया क्योंकि नीतीश कुमार पलट गए। अगर ना पलटे होते तो फिर बिहार में क्या होता? और इसकी इन सब के बीच जो पलटे उसका भी असर महाराष्ट्र में नहीं हुआ, तो अपने तौर पर आप हर जगह पर एक मोटी और बड़ी रेखा खींचनी पड़ेगी, नए समीकरण तैयार करने होंगे। राज्य अब तक पार्टियां बटी थी, अब राज्य को बांटना पड़ेगा। इसको लेकर के बिल्कुल नई सोच के साथ सामने रखना पड़ेगा, अन्यथा राजनीति सिमटती जाएगी। और ये सारे सवाल इस दौर में इसलिए काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहली बार इस देश में यह भी सामने नजर आ रहा है, अगर आप जातीय दृष्टिकोण से अलग हटकर, अगर आप उम्र के हिसाब से भी अगर आप देख रहे हैं तो भी बातें फिट नहीं बैठ रही है। युवा तबका शिफ्ट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहा है, महिलाएं शिफ्ट हो रही है, यानी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के साथ थी वो अब शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है। अगर आप जाति के हिसाब से भी अगर समझे, जो अपर कास्ट है उसमें भी 2% का शिफ्ट कांग्रेस के पक्ष में हो गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जस की तस रही, लेकिन उसके सहयोगियों में से खिसक गया अपर कास्ट। जो ओबीसी में भी अपर ओबीसी होता है वह करीब करीब 5% भारतीय जनता पार्टी के से छटक करके कांग्रेस के पक्ष में गया। बीजेपी में से 2% खिसका, उसके सहयोगी में से 2% खिसका। अगर आप लोअर ओबीसी के भीतर आइएगा तो वहां पर भी 3% कांग्रेस के पक्ष में गया। अपने तौर पर भारतीय जनता पार्टी पुरानी परिस्थिति में रही, दलितों में 3% कम हो गई भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में इस दौर में ये साफ है कि अगर मुस्लिम एकजुट हुआ देश में, या जो भी तादाद उसके पास आ रही थी उससे, तो वो एक
एंटी बीजेपी तो एक पक्ष में चला ही गया, लेकिन आप आर्थिक तौर की परिस्थितियों को भी अगर आप समझे तो गरीब भी जो था वह पहली बार भारतीय जनता पार्टी से फिसलता हुआ इस दौर में नजर आया। तमाम लाभार्थी होने के बावजूद भी, और जो इंडिया और एनडीए के बीच का अंतर था वह कहीं पर 12% होता, वो धीरे धीरे सिमटते सिमटते आप 4, 5, 6% के आसपास आ गया। केवल इतना ही अंतर है। जो लोअर मिडिल क्लास है इस देश में, वह एक समय 9% का उसका गैप था जो इंडिया और एनडीए के बीच में था, इस बार वो कम होते होते 3-4% पे आ गया। जो मिडिल क्लास है वह करीब करीब 15% के अंतर के साथ एनडीए के पक्ष में होता था, अब वह घटते घटते सिमटते सिमटते 15 से 9% पे आ गया। जो अपर कास्ट है देश में, जो कि एक तरह से 55% तक बीजेपी के पक्ष में रहता था और एनडीए के पक्ष में रहता था, वो घट करके इस बार 48 पे आ गया। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो दूरियां एक समय में करीब करीब 52 से 54% के बीच एनडीए के साथ रहती थी, वह इस बार घटकर 42 से 43-44% पे आ गया। इसीलिए अगर आप वोटिंग परसेंटेज को अगर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीतर भी, तो बहुत बड़ा अंतर आपको विधानसभा के भीतर और लोकसभा के भीतर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के पास 41.29% वोट विधानसभा के थे उत्तर प्रदेश के भीतर, और लोकसभा में 41.37%, यानी करीब करीब ये कहे कि 0.06% बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा। इसके बावजूद भी विधानसभा की तुलना में, इसके बावजूद भी 255 सीट अपने सत्ता में आ गए, 255 सीट लेके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, और यहाँ पे अब घट करके 62 से 33 पे आ गए लोकसभा चुनाव में। ये खतरे की घंटी सियासी तौर पे कई निशानों को साधती है। आप ये भी कह सकते हैं कि पहला निशाना अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश के भीतर, जो उत्तर प्रदेश के भीतर एक सर्वमान्य नेता के तौर पर ना आ पाई तो 3 हिस्सों में उत्तर प्रदेश को बांट दीजिए। दूसरे निशाने पे योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, जो अपने तौर पर यह ना सोचे कि उनके बूते ही दिल्ली की सत्ता आएगी, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट दीजिए, वहां पर एक राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप बन जाइए, लेकिन अवध और पश्चिमी का कुछ और होंगे, वहां पे आरएलडी का करेंगे, कोई और मुख्यमंत्री होंगे। तो बिजनौर और बागपत की सीट जीत गई, वहां पे उसको खड़ा किया जाएगा जैन चौधरी की पार्टी को। और आरएसएस जो खड़ी हुई है वो अपने तौर पर योगी आदित्यनाथ के पीछे, तो उसके लिए भी एक संदेश अपने तौर पे हो जाएगा। जब आप 3 हिस्सों में उसको बांटेंगे तो आप मठ की राजनीति कीजिए, आप अयोध्या को साधिए, या फिर आप जाटों की राजनीति कीजिए, आप बढ़ जाए। और इन दोनों परिस्थितियों के अलावा तीसरी बड़ी परिस्थिति राष्ट्रीय स्तर पर है, जो कि भारतीय जनता पार्टी अब समझ गई कि दरअसल अब छोटे राज्यों को साध पाना, मैनेज कर पाना सियासी तौर पर बहुत आसान होगा। और शायद इसीलिए जब वह इस बात को सोच रही है तो उसके मन में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र प्रदेश भी अब रेंग रहा है। अगर उद्धव ठाकरे साथ नहीं आएंगे तो अगली राजनीति विदर्भ को लेकर के होगी, क्योंकि विदर्भ के भीतर की 2 ही सीट जीत पाई, एक अकोला की सीट और एक नागपुर की सीट, जहां पर नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे थे। यानी विदर्भ में भी सुपरा साफ विधानसभा चुनाव के भीतर हो जाएगा और वहीं कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। यानी ये कहे कि कांग्रेस का वर्चस्व 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ा है, अगर वो मराठवाड़ा के भीतर भी कई सारी सीट जीते, लेकिन विदर्भ ने एक ठोस मजबूती दी है कांग्रेस को, तो राजनीतिक तौर पर दिल्ली के भीतर जो कवायद राजनीति तौर पर अगर की जा रही है वो राज्य को लेकर के की जा रही है, और उत्तर प्रदेश सबसे पहले निशाने पर है। सवाल केवल इतना है कि संसद सत्र शुरू तो हो जाए, उसके बाद इतनी लंबी रेखा खींचने की स्थिति में क्या सच में नरेंद्र मोदी और शाह आ चुके हैं? जी हाँ, आ चुके हैं। क्या सच में संसद सत्र के दौरान वही नीतीश कुमार, वही चंद्रबाबू नायडू, वही आरएलडी के नेता जयंत चौधरी और वही पुराने छिटपुट जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को संभाले हुए जो अपना दल हो, निषाद पार्टी हो या कुशवाहा हो, या ये सभी साथ देंगे नरेंद्र मोदी को, या फिर उन्हें मना लिया जाएगा? क्योंकि सब कुछ तो इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। यह बात मानकर चल रहे हैं केवल बहुमत के, और यह बहुमत शब्द नीतीश मोदी के साथ नहीं है। यही सबसे बड़े खतरे की घंटी इस बार हो चली है। इसीलिए अब छोटे रेखाओं में अब नरेंद्र मोदी उलझना नहीं चाहते हैं, और एक लंबी रेखा, एक अंतिम राजनीतिक प्रयोग के तौर पर खींचने की दिशा में नरेंद्र मोदी की कदम आगे बढ़ चुकी है। देखते रहिए। जय हिंद।